द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और सुपर टेट की क्लासें जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, जैसे कि सभी विषय को जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वाइज चलाया जा रहा है और जो छूट रहे हैं वर्तमान में उसको आने वाले समय में स्टार्ट करने का प्लान जो है चलाया जा रहा है, वो भी आपको क्लासें मिलेंगी। तो जो क्लासें चल रही हैं उसका जो है शेड्यूल जो है इस प्रकार से है, इसको देख लीजिए और आप लोग समय से उपस्थित होकर सभी क्लासों को अटेंड कर लिया करें। सुबह में जो है सुबह 10 बजे आपको जो मिलेगा क्लासे वो 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तो आप लोग हमारे साथ कर ही रहे हैं। साथ साथ अभी 1.5 घंटे के बाद 10 बजे के बाद 11:30 पर जो आपको मिलेगा वो गणित का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा इसी का। और उसके बाद शाम को आपका बात करते हैं शाम की, तो शाम को 7 बजे जो आपको क्लास मिलेगा वो आपको हिंदी का क्लास मिल जाएगा, जो मैडम के द्वारा, हिंदी वाली मैम के द्वारा बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको डिस्क्राइब करके समझाया जा रहा है। साथ साथ संस्कृत का भी आपका यहाँ पे आप लोग जो है आकर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और इसका क्लास जो है 8 बजे से रखा गया है। ये 4 क्लासें चलाई जा रही हैं और संभवतः आपको रीजनिंग का भी क्लास हो सकता है मिलना स्टार्ट हो गया होगा। 10-15 क्वेश्चन का रोज़ जो है करवाया जा रहा है। सुपर टेट का स्पेशल है वो, वहाँ पर आप लोग भी उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो यहाँ पे ये संस्कृत का भी चल रहा है, ये सारी शेड्यूल है, इसको आप लोग इस समय पर उपस्थित होकर अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों पे चलते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न ये देखिए। सबसे पहले हिंदी का 20 प्रश्न करेंगे, इंग्लिश का 10 प्रश्न और संस्कृत के 10 प्रश्न जो करेंगे, टोटल 40 प्रश्न बनते हैं। और ये 40 प्रश्न जो बनेंगे ये भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न चलिए लेते हैं, हिंदी का है और इसमें पहले में ही पूछा गया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा मिली, मोही मेरो मुख लपटायो। तो इसमें अलंकार मतलब रस पूछा गया है, कौन सा रस है इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा रस होगा। श्रृंगार रस है, वात्सल रस है, भक्ति रस है और करुण रस है। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी माता के द्वारा बच्चे का जो दुलार लाड प्यार किया जाता है वहाँ पर हमेशा जो है वात्सल रस का वो उदाहरण होता है। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। या, वा, राला ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर या है, वा है, रा है, पर ला नहीं है, तो ला के स्थान पे पा आ गया है। तो ये जो है आपका अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो भी उत्तर आपको आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट का प्रश्न का वो कमेंट बॉक्स में इसको लिखते चलिए। और हमारे साथ जो इस प्रैक्टिस सेट को मिलकर सॉल्व करते हैं वो सभी जैसे श्याम, रुसाली, लकी, गजेंद्र, अयान, अमित, सूरज, राजेश, इन सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत है। ये रोज़ाना हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विशेष युक्त कृत्य प्रत्यय किसमें नहीं है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन आप लोग को बताना है। यहाँ पे विशेष युक्त जो कृत्य प्रत्यय नहीं है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन समझौता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस शब्द में बंद, माफ कीजिए बंद नहीं है ये बद है, किस शब्द में बद उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे बदकिस्मत है, बदनाम है, बदहजमी है और बदस्तूर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो चौथी का डी बिल्कुल बदस्तूर, इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, मूल शब्द खुद है, ठीक। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें बताइए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है।
यहाँ पे देखिए सर्वनाम ढूंढना है, वो भी संबंधवाचक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो सोएगा वह खोएगा, ये संबंधवाचक है। जैसे मतलब जो सो रहा है वो उसी से संबंध रखा है, वही तो खोएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन से सेंटेंस में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला में सही हो जाएगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो देखिए जहाँ पे पढ़वाई, लगवाई, गवाई, ये सब जहाँ भी आपको मिल जाएगा वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में सही समास विग्रह नहीं हुआ। जो नराधम लिखा गया है ये अधम है, नर जो, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो सकता है। मैं अभी थोड़ा वैसे शायद हम थोड़ा अपोजिट बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सही है, बाकी सभी सही नहीं है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही समास विग्रह पूछा गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके कि इमली के पात पर दंड पेलना। देखिए इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। 8वीं का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। जैसे सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल सही लोकोक्तियों का अर्थ होगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे अधिष्ठता का सही संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, अधि प्लस अस्थाता बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इस स्क्रीन पर यहाँ पे आपको जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है ये ढूंढना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, यथेष्ट या फिर भुंजगिनी है, अगला प्रदर्शनी है, लघुत्तर है। 10वीं का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी प्रदर्शनी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग 10 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग का एक सूचना है, सूचना देख जीते हैं। सूचना यह है कि हमारे द्वारा जो है हमारे सभी अध्यापकों के द्वारा टॉपिक वाइज सभी जो सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की PDF को तैयार करवाया जा रहा है। और इन सभी प्रश्नों के PDF को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आगामी मतलब आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट होगा, जो आप सभी को एक नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और जिसकी सूचना आने वाले समय पर जल्द ही आपको दे दी जाएगी। ठीक, तो ये सूचना थी। तो चलिए ये सूचना समाप्त होती है, हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। तो शुद्ध शब्द कौन सा है ये देखिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल पौरुष बिल्कुल शुद्ध शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे हमने जो है ऊपर अशुद्ध शब्दों को जो है पारदर्शनी के रूप में बताया था, सी ऑप्शन सही था। लेकिन इसको सही कैसे लिखेंगे, तो इसको जब सही लिखना होगा तो इस प्रकार से इसको सही कर देंगे, पारदर्शनी, इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। क्लियर, हाँ, ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे तो पौरुष ये तो शुद्ध है ही, बाकी सभी अशुद्ध हैं। साथ साथ अगला प्रश्न है कि पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होने की मुहावरे का सही अर्थ जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जैसे बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जो अशुद्ध है मतलब गलत है वो कौन सा है, तो पहला है उसे वहाँ नौकरी पा गई, उसे वहाँ नौकरी पा गई, बिल्कुल गलत। उसे वहाँ नौकरी मिल गई ना, ऐसा होना चाहिए था, पा गई थोड़ी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल अशुद्ध है। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पे ये जो इंगित चिन्ह है ये कोष्टक के अंदर, ये 0 टाइप में, ये चिन्ह को, ये मतलब चिन्ह जो होता है किसको इंगित करता है। तो ये देखिए आप लोग देखे होंगे, अगर इस प्रकार से डॉक्टर लिखना होता तो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन क्या होता है इसको ज़्यादा बड़े में न लिख करके इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो ये जो चिन्ह इंगित करता है ये आपका लाघव चिन्ह, लाघव को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये छोटे कर मतलब शब्दों को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न भी हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत और ये शब्द जो हैं किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। कोयल, काग, मयूर, सुख,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो कोयल के लिए प्रयुक्त हुए हैं, और ये कोयल के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। साथ साथ अगला है कि संचयी भावों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संचयी भावों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे अलंकारों की बात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा? तो चलिए बताइए फटाफट। तो अस्थायी भावों में जागृत करने का कार्य करता है। अस्थायी भाव का तात्पर्य होता है कि जो जागृत करने का कार्य करता है। और संचारी अस्थायी भावों की, जो अस्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर शब्द में समास कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 17 में युधिष्ठिर में समास कौन सा है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। साथ साथ भी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न ले लेते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि 20 से लेकर के 18 से 20 प्रश्न, यानी कि 18, 19, 20 तीनों प्रश्न जो हैं ये गद्यांश से लिए गए हैं। और यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है नीचे। इस गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर होगा उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ से पढ़ना है। जैसे शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ से स्टार्ट करना है। उम्मीद है और उसको आप लोग पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। ठीक, इसको भी पढ़ लीजिएगा। साथ साथ यहाँ भी इसको भी जो छोटा है ये थोड़ा से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो विज्ञानाधृत शिक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है वो कौन सी है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल। जीवन में जो अपसीम भौतिक विकास है यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता, तो ऐसा क्यों है? तो इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। ये ऑप्शन में गद्यांश में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यदि गद्यांश आप लोग सही से पढ़े होंगे तो आप लोग बिल्कुल आंसर समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो? जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन जो आता है ये आपका 10 प्रश्न यहाँ पे क्या कहते हैं इंग्लिश का आ गया है। और इंग्लिश के केवल हम ऑप्शन को बताएंगे। आप लोग जो भी ऑप्शन होगा हमारे साथ मिलान करते रहिए अपने उत्तर के साथ। जितने प्रश्न बनेंगे 10 प्रश्न में उसको देखिएगा। तो चलिए 21 नंबर का प्रश्न है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा सही है भाई? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इडियम्स फ्रेज बताना था यहाँ पे। ट्रेड द अकाउंट्स, तो यहाँ पे इसका जो इडियम फ्रेज होगा ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 22 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे एंटोनियम बताना है, मतलब विलोम शब्द कौन सा होगा इसका ये बताना है। तो यहाँ पे इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा डिफिनिट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपको खाली स्थान में फिल करना है, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे स्ट्रेसिंग बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 24 नंबर का यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है। चलिए देखते हैं एरर किस पार्ट में है। तो यहाँ पे एरर जो है वो बी पार्ट में आपका एरर है। आई अराइव्ड देन, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे एरर होगा। तो यहाँ पे एरर है देन के स्थान पर व्हेन होना चाहिए। यहाँ पे ये देन शब्द जो लिखा है यहाँ पे देन ना होकर के क्या होगा? व्हेन होगा। आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे आपको इस शब्दों का एक शब्द में क्या कहेंगे ये बताइएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। रेक्लस कहेंगे, क्या कहेंगे? रेक्लस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कालामेट्री स्लेमेट्री लिखा, क्या लिखा है? स्लेमेट्री है। तो यहाँ पे स्लेमेट्री का मीनिंग बताना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजास्टर होगा, क्या होगा? डिजास्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, जो इसकी स्पेलिंग सही है उसको चूज करना है। पहला बिल्कुल सही है, हाइपोक्राइसिस।
हाइपोक्राइसिस नहीं है, हाइपोक्राइसी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही है, बाकी सभी गलत हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में जब चलेंगे 28, 29 और 30 नंबर का क्वेश्चन जो मिलेगा आपको ये पैराग्राफ से मिलेगा। पैराग्राफ से यहाँ से पढ़ना है आपको। इंडिया रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पर कैपिटा, तो यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है। उम्मीद है कि ये पेज पढ़ लिए होंगे। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये पेज भी पढ़ लीजिएगा और साथ साथ इसको भी पढ़ लीजिएगा। और पैराग्राफ तो बिल्कुल पढ़िएगा। पैराग्राफ्स आप लोग छोड़ देते हैं, हम देखते हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट करते हो, चाहे हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करते हो, पैराग्राफ बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप लोग इसको पढ़ा करें भाई, बिल्कुल, क्योंकि पैराग्राफ्स में आपको ईजी से ईजी नंबर दे देता है। तो यहाँ पे ये भी है। अब बस पैराग्राफ को आपको समझने की ज़रूरत होती है और आराम से 3-4 के नंबर आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो इसको बिल्कुल मत करिए। और जो भी आप गलती करते हैं बस यही छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, इसको सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि छोटी गलतियाँ जब तक आप लोग सुधारेंगे नहीं तब तक आपका जो है ऐसे ही गड़बड़ी यानी गलती होती रहेगी। तो चलिए 28 नंबर पे आ गए हैं। 28 नंबर में इन इंडिया द कॉन्सर्न फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। वेरी लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 29 नंबर का प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही होगा जो भी लिखा है उसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सैनिटाइज्ड। और इसी के साथ 30 नंबर का प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है। 30 नंबर के प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर सही होगा उससे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपका है संस्कृत का, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? चलिए इसमें भी ऑप्शन बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, मिलान करिएगा 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो यहाँ पे अपादान जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ध्रुवम पाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न है अच संधि किसे कहते हैं? अच और हल दो संधियाँ होती हैं। तो अच जो होता है वो स्वर होता है और हल जो होता है वो व्यंजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पे इसका जो है तत्पुरुष कौन सा है? इस शब्द का तत्पुरुष क्या होगा? बहुत अच्छा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल अभाव हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि विधि शब्द में लिंग में, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? 34 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे पुल्लिंग में ये प्रयोग होता है। और साथ साथ अगला प्रश्न है ताग्रामम आगच्छन्ति वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये अशुद्ध में शायद लिखा गया है, यहाँ पे शुद्ध रूप पूछा जा रहा है, जिसका मतलब है ये गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे 35 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जो शुद्ध है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा जो शुद्ध है। यहाँ पे ग्राम ना होकर के ग्रामात हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी ठीक है। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, यहाँ पे भाववाचक का रूप कौन सा है? 36 नंबर में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बालिका हंसते। और इसी के साथ नेक्स्ट अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला अन प्लस अंत बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला पंचोटी में कौन सा समास है? 38 नंबर में पंचोटी में समास ए बिल्कुल द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि 5 वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, द्विगु समास का ये उदाहरण है। और जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होती है और दूसरा विशेषण होता है, मतलब विशेष जिसको कहते हैं या संज्ञावाची कह सकते हैं, वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। 39-40 नंबर का प्रश्न है, ये पद्यांश लिखा गया है। इस पद्यांश को यहाँ से आराम से पढ़ेंगे, उम्मीद है दिख रहा होगा। विद्या विवादाय से पढ़ेंगे और रक्षणाय तक पढ़ेंगे। ये आपका पंक्तियाँ हैं, मतलब श्लोक हैं। और इसको पढ़ने के बाद 39 नंबर का प्रश्न दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 में पहला ही आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है सहसा किम न कुर्यात्, तो यहाँ पे कार्यम न कुर्यात्, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? यहाँ पे 40 प्रश्न हम लोग सभी टॉपिक वाइज जो भाषा से लिया गया है, चाहे वो संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो, मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे 10 प्रश्न आपका विज्ञान का स्टार्ट होता है। विज्ञान का पहला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? बहुत सही। तो यहाँ पे देखिए हीमोफीलिया जो होता है, इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में कि जो ब्लड होता है जब कहीं कट छिल जाता है तो ब्लड बहना जब स्टार्ट होता है तो ब्लड का थक्का जो है बनता नहीं है, वो बहता ही रहता है। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है और ये आनुवांशिक बीमारी है। तो इसमें किसका परिणाम है? ये
तो ये परिणाम जो है ये रक्त का थक्का नहीं जमना, देखिए यहाँ दिया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पेट्रोल की अगर आग लगी हो तो बुझाने में जल उपयोग नहीं, जो जल है उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उपयोग किसका करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पेट्रोल की आग बुझाने में जल उपयोगी नहीं है, क्यों। तो देखिए जब पेट्रोल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और पानी में ऑक्सीजन ही होती है तो वो और तेज़ी के साथ जलेगा, इसलिए पानी को पेट्रोल से लगी आग पानी से नहीं बुझाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो पहला ही सही होगा। जैसे जल पेट्रोल से भारी होने के कारण इसके नीचे चला जाता है, अतः पेट्रोल हवा के संपर्क में रहने के कारण भी आग जलती रहती है। तो जैसे आप पेट्रोल पर पानी डालेंगे, आग लगी हो तो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल पुनः ऊपर आएगा, तो जाहिर सी बात है जलेगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था। तो एक्स किरणों का आविष्कार जो है रॉन्टजन के द्वारा किया गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि जंग से बचाव के लिए लोहे पर जो जस्ते की लेपन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे डी यस्दीकरण कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यस्दीकरण, ये तो मैं ऐसा क्वेश्चन है, ठीक चलिए कोई बात नहीं। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यस्दीकरण को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग शायद गैल्वेनेशन या गैल्वेनीकरण सुने होंगे, यस्दीकरण नहीं सुने होंगे, इसलिए ये नया शब्द है, हिंदी का शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वही मैं भी सोचने लगा कि ये क्या शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्सीन जिसको टीका कहा जाता है, उससे किस रोग की बेहतर रोकथाम की जाती है। तो टीकाकरण से जो रोकथाम की जाती है पोलियो की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। यहाँ पे केवल पोलियो ऐसा शब्द है, मतलब ऐसी भी ऐसा रोग है जिसकी केवल टीकाकरण से होती, बाकी सभी दूसरी हैं। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति जब सबसे अधिक होती है तो वो हवा से जब गुजरती है, ये बिल्कुल डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं 48 नंबर के प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी सोनार का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा यंत्र होता है जो वस्तु को ढूंढी जाती है तो उससे टकरा कर ये वापस चली जाती है, तो यही पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई न कोई वस्तु है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। कौन सा गैस होता है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो नियंत्रण केंद्र उसका कहाँ होता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिकाएं। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये मेरुरज्जु से होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न गणित का स्टार्ट होता है। गणित के पोर्शन को हमारे द्वारा स्किप किया जाएगा। आप लोग अवेलेबल होकर 11:30 पर प्राप्त करिए। मैथ का क्वेश्चन वहाँ से सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे आप लोग जाके सॉल्व करिए। यदि वहाँ नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग सर्च करिए, फॉलो कर लिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पर PDF इसका 150 प्रश्न का जिस प्रकार से यहाँ PDF आप लोग देख रहे हैं वैसे PDF मिल जाएगा और खुद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला पोर्शन आपका आ गया है स्क्रीन पर। यहाँ पे पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, साथ साथ सामान्य ज्ञान के साथ करंट अफेयर के 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें प्रश्न जो आया है पहला, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पे उल्टी जो नदियाँ बहती हैं उनके विषय में पूछा गया। वैसे सामान्यतः नदियाँ जो बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन इसमें अपोजिट बहती हैं। अपोजिट बहने का कारण यह है कि ये अपभ्रंश घाटियों से होकर जो है, मतलब ये पहाड़ी इलाकों से निकलकर अपभ्रंश घाटियों से, मतलब क्या कहते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नदियों में ऐसा गिर जाती हैं। तो यहाँ पे अपने भारत की नदियों की बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है और जाकर अरब सागर में गिरती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है। और बात करते हैं कामाख्या मंदिर, तो कामाख्या मंदिर में कोई जो है
कोई देवी देवता का मूर्ति नहीं है। यहाँ पे जो पूजा होती है जहाँ से मानव जाति की उत्पत्ति होती है अर्थात यौन की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी यहाँ पे किसकी पूजा होती है, योनि की पूजा होती है। तो सी बिल्कुल असम में ये स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसको कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कि लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। वैसे बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। चलिए बताइएगा आप लोग कि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में जो उपमहाद्वीपों की संख्या है वो कितनी है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लक्षद्वीप समूह स्थित है वो कहाँ पे स्थित है ये बताइए। तो ये अरब सागर में स्थित है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नंबर 1 पे पहला स्थान, दूसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रथम पे पश्चिम बंगाल है। डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। आरबीआई की स्थापना का वर्ष रहा 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्थापना वर्ष है, लेकिन इसके अधिनियम एक्ट जो अधिनियम बना था वो 1934 में हुआ था। और यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है बुल और बेयर का उपयोग यानी ये शब्द का यानी पद का उपयोग किसके लिए होता है। तो ये शेयर मार्केट के लिए होता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। और अच्छा क्वेश्चन, बी बिल्कुल ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि राम सेवक समाज भारत सेवक समाज राम सेवक नहीं भाई भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है। तो ये जो किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ बढ़ेंगे अगले पेज पे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंदमूल यानी रूट नहीं है। पहला बिल्कुल ये आलू जो है ये कंदमूल यानी रूट जड़ नहीं है, ये तना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था ये बताना है। तो तृतीय पानीपत युद्ध जो लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा जो लड़ा गया था 1556 में लड़ा गया था। पहला जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा तीनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल तीसरे के बारे में यहाँ बताया गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है कराधान किसका अंग है। कराधान जो है वो किसका अंग है। तो ये राजकोषीय नीति का अंग है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। सरकारी व्यय पर नियंत्रण जो है ये हमारी केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो ये किसका होगा तो यहाँ पे तो ये आरबीआई का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है और यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोग सुन से एकदम कमेंट बॉक्स सोना पड़ा हुआ है। तो चलिए बताते रहिए भाई आप लोग। और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा कि कंटेस्ट देखिए आप लोग एक बार 10 बार पढ़ेंगे और एक बार लिखेंगे तो जान लीजिए आपका बराबर होता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लिख कर पढ़ते हैं तो वो काफ़ी समय तक यानी कुछ कह सकते हैं कुछ लंबे समय तक अस्थायी बना रहता है। लेकिन आप वहीं पढ़ते हैं तो 24 घंटे या 72 घंटे 48 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं। ये मान लिया हमारी बात। ठीक, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर को भी लिखते चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और अच्छा क्वेश्चन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 86 ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है।
बी बिल्कुल नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह का बात किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका सी बिल्कुल शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा पृथ्वी की बहन शुक्र को, यानी पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र, इसी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? चलिए फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया विंस फ्रीडम। तो माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है। यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है, टोडा जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो टोडा जनजातियाँ जो पाई जाती हैं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे पहला गोवा बिल्कुल सही ऑप्शन, यही सबसे छोटा है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्यूबा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताते हैं, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को जरूर बताया करें। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, तो क्या करती है? बी बिल्कुल जिला ग्राम्य प्राधिकरण विकास अभिकरण जो है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नमस्ते। बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था और करो या मरो ये सब नारा दिया गया था उनके द्वारा, और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। इसमें जो समानांतर की सरकार की स्थापना की गई वो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा बी बिल्कुल बलिया में की गई, बी बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 368 में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट 97 नंबर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने प्रारंभ किया? 97। चलिए बताइए आंसर फटाफट। तो यहाँ पे सी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति इसको कहा जाता है। ठीक, क्या कहा गया? हड़प नीति हिंदी में कहा जाता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जो आइस हॉकी खेली जाती है खेल के मैदान को या परिसर को, उसको क्या कहा जाता है? एरिना, रिंक, मैट कोर्ट, तो उसको रिंक कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडी मरे, नडाल, पेस किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये संबंधित खिलाड़ी जो हैं टेनिस से हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उनको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और डी सही होने के साथ अगला प्रश्न है, रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 102 का क्वेश्चन नंबर बताना है आप लोग को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लखनऊ जो है, लखनऊ में आयोजन किया गया है रस बनारस सांस्कृतिक महोत्सव का। 20 ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किसने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? अलीगढ़ की बात किया गया है। अलीगढ़ में जो मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खां 1875 में इसकी स्थापना की गई। ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये किस स्थान का है? तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में
एक स्थान है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, एक स्थान है जिसका नाम है मलिहाबाद, यहीं पे दशहरी आम ये पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिहाबाद। साथ साथ अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही, मथुरा में सूरदास का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में कहाँ शहीद हुए थे? चलिए बताइए, मेरठ में, सहारनपुर में, कानपुर में, प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद पहले इसका नाम हुआ करता था, अब प्रयागराज हो गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहीं पे ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे शहीद हुए थे। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर, आगरा, बागपत, मेरठ। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कुछ लिखना नहीं है, ये थोड़ी लिखना है पूरा, सिर्फ आप लोग 107 नंबर क्वेश्चन डालिए और फट से ABCD लिख दीजिए उसके सामने, बस समझ जाया करेंगे। तो यहाँ पे 107 का ऑप्शन नंबर जो सही हो, पहला ही सही हो जाएगा। ये मुजफ्फरनगर में स्थित है चौधरी सिंह स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। संसद जो निर्माण होता है संसद का, वो 3 लोगों से, मतलब 3 युक्तियों से मिलकर होता है। जैसे एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक संसद होती है। 3 लोगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जिसमें लोकसभा भंग हो सकती है बट राज्यसभा भंग नहीं होती है, और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, संसद बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति का अभिन्न अंग है। साथ साथ अगला प्रश्न है, यदि आय बढ़ाने के साथ कर की दर भी बढ़ती तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आय के साथ अगर कर की दर भी बढ़ रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? माफ कीजिए, यहाँ पे उसको प्रगतिशील कर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ये स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, आल्प्स पर्वतमाला, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला जिसका नाम है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ यहाँ पे 10 प्रश्न आपका शिक्षण कौशल का आ गया है, इसको भी हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, किसके द्वारा संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है? शिक्षण से, अंतःक्रिया से, धन से या फिर अनुभव से? तो 111 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल, अंतःक्रिया के द्वारा ही संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसकी है? रायबर्न की है, मरेसेल की है, मन की है, रिस्क की है? ऑप्शन ये सारी चारों ऑप्शन की स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये रायबर्न की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जैसे दृश्य और श्रव्य, दृश्य का मतलब देखने वाला, श्रव्य का मतलब सुनने वाला, अथवा दृश्य सामग्री या देखने वाली सामग्री जो भी है उसके अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो जो नीचे लिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए भी सही होगा, बी और सी तीनों सही है, इसलिए डी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। साथ साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र के अंतर्गत जो शिक्षक को किन तथ्यों से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पे सरल से कठिन की ओर शिक्षक को गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले वो जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले सरल चीज़ को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे, और यही सबसे अच्छा शिक्षण का प्रभावी जो है तरीका भी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर उसका जो था पहला सही था। नेक्स्ट प्रश्न 115 नंबर का है। 115 नंबर के प्रश्न में गणित विषय का अस्थायी ज्ञान देने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो यहाँ पे सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जैसे अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाए और साधनों का भी प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकरात किसके जन्मदाता हैं? तो सुकरात जो है प्रश्नोत्तरी प्रविधि के जन्मदाता है, और सुकरोत्तर इनके द्वारा दो ही, जैसे सुकरात विधि भी कहा जाती है। एक जो विधि है वो कौन सी विधि है? सुकरात विधि भी होती है, प्रश्नोत्तरी प्रविधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हवाई सर्वेक्षण तथा आकाशीय फोटो चित्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल, समोच्च रेखा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो आपका शिक्षण प्रक्रिया है, छात्र है, और क्या है? पाठ्यक्रम है। वैसे शिक्षक
शैक्षिक प्रक्रिया के वैसे शिक्षक होना चाहिए था, छात्र होना चाहिए था, पाठ्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। इसलिए आपका शिक्षण प्रक्रिया यानी पढ़ाने का तरीका जो होगा, जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य यही है कि जो प्रक्रिया पढ़ाएगा वो कौन पढ़ाएगा, भाई अध्यापक ही तो पढ़ाएगा। तो यहाँ पर कर देख लीजिए अध्यापक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अध्यापक, छात्र या शिक्षण प्रक्रिया या छात्र प्लस पाठ्यक्रम है ही, तो ये तीनों बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही जो है शैक्षिक प्रक्रिया के तीनों अंग होते हैं। सी बिल्कुल सही होने के साथ साथ अगला प्रश्न आपका है कि थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित मुख्य नियम कितने हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। मुख्य नियम और गौण नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो मुख्य नियम जो दिया गया है वो 3 नियम दिया गया है, और वहीं पे थार्नडाइक के द्वारा जो गौण नियम दिए गए हैं उनकी संख्या 5 है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल 3 सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, डेमिनोज सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो डेमिनोज जो उपयोगी होता है वो किसके लिए होता है, तो ये इतिहास के शिक्षण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा वो आपका बाल मनोविज्ञान का है। इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, इसको भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे फटाफट। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जब आराम से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। इसमें पूछा गया है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। मतलब असाधारण योग्यता का जो है क्या करती है, प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते भी हैं, और सप्ताहांत मतलब सप्ताह के आखिरी में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगी। तो किस प्रकार से होगी, ये ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, इसके अनुसार हमें उत्तर को चूज करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आनुवांशिकता 50% और 50% जो है पर्यावरण पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ये हेरिडिटी और एनवायरमेंटल जो है आप लोग पढ़े होंगे, इसमें 50-50 का जो है दोनों का क्या होता है, अंश होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन में के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे जो हैं मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। और इन्होंने ही जो है बालक की अवस्थाओं के बारे में जो है जिक्र किया है। सी बिल्कुल सही, संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न जो है आपका तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो ये कितनी उम्र पर या किस आयु पर होने लगता है। तो यहाँ पे 11 ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की बात करते हैं तो जीन पियाजे के ये जो है आपका जीन पियाजे के तीसरी अवस्था, जिसको हम लोग मूर्ति अवस्था कहते हैं, उसके अंतर्गत ये होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा मूर्ति अवस्था के अंतिम में ये होना स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 से 11 वर्ष उसका उम्र है और 11 वर्ष पे ये स्टार्ट होता है, तो आखिरी क्षण में ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर। चलिए साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये सभी हैं। वो स्नायुमंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, अभिप्रेरणा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियाँ पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, चाहे वो देखने की शक्ति हो या श्रवण सुनने की शक्ति हो। ठीक, तो ये बिल्कुल सही। साथ साथ अगला प्रश्न है कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरण है। कौन सा उदाहरण है जो अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो यहाँ पे देखिए पुरस्कार जो है ये अर्जित है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 1 मिनट 127 का, हाँ ठीक है, अर्जित प्रेरक। अच्छा यहाँ पे प्रेरक की बात किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है ये। हमारे ख्याल से ये अर्जित प्रेरक जो है, नहीं ये पुरस्कार तो ये दूसरा चीज़ है भाई। यहाँ पे रुचि होना चाहिए था। कौन सा सही है, रुचि सही है। यहाँ पे देखिएगा, इसका कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे मेरे हिसाब से रुचि होना चाहिए। ये तो जो पुरस्कार ये है अर्जित, उसका वो क्या कहते हैं कृति में एक होता है, एक अर्जित होता है। अर्जित अभिप्रेरण
ये तो क्या कहते हैं उत्साहवर्धक है। अभी पे वर्जित क्या ध्यान नहीं आ रहा है भाई, तो यहाँ पे लेकिन सी सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए देखिए, ऑप्शन तो पढ़ लिए हैं आप लोग, क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी में क्या लिखा है भाई, डी में लिखा है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली जो है व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। स्पष्ट और असक्त जो समझ में आ जाए, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किस पर अधिक होती है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, और भी मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा शामिल है। ये आखिरी प्रश्न है बाल मनोविज्ञान का, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यह बच्चों के हस्तपरक गतिविधि पे आधारित होते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यही बाल केंद्रित शिक्षा पर होते हैं। और जब तक बालक करके ना सीखे तब तक बाल केंद्रित शिक्षा क्या का मतलब क्या होगा। बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए, यहाँ पे रीजनिंग का 5 प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग को वीडियो जल्द ही इसका उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर का। इसमें पूछा गया है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। तो डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर पाया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, एम्बेडेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है संख्या 7 को बाइनरी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, बाइनरी संख्या निकालने का तरीका आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे 7 ये लिखा गया है तो 7 ऐसे लिखेंगे और इसको बाद यहाँ से इसको काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 3 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बच कितना गया, 1 बच गया। फिर 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, फिर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 1 बचेगा तो 1 1 1 इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सी देखिए ये मिल रहा है ना, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन तीनों प्रकार के बटन क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, स्टोरेज बटन ही होते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी नहीं सही होगा भाई, ये कंट्रोल होता है। जैसे जो मिनिमाइज कहते हैं, मैक्सिमाइज कहते हैं, या क्लोज बटन जो भी होता है वो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कंट्रोल बटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है असेंबली भाषा को मशीन यंत्र भाषा में परिवर्तित करना क्या होता है। पहला ही यहाँ पे असेंबलर कहलाता है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कौन से शिक्षण कौशल विकास में प्रयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, यानी देखने और सुनने वाली सामग्री इसमें कौन सी नहीं है। तो ये रेडियो जो है ये बिल्कुल सही है। टेलीविज़न, चलचित्र मतलब वीडियो, टेलीविज़न मतलब जो वीडियो आता है, फिल्म प्रोजेक्टर में भी वीडियो आता है। बट रेडियो मतलब सुन ही सकते हैं बट लेकिन देख और सुन दोनों नहीं सकते हैं। यहाँ पे दृश्य श्रव्य कही गई है जिसमें दिखना और सुनना दोनों होता है। बस सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति की, इसके भी 10 प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है। तो ये जो कहा गया है जॉन डेवी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड देते समय अध्यापक को किस मुद्रा में रहना चाहिए। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि संविधान में कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो ये पहला ही आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यही आपका कल्याणकारी राज्य को आदर्श घोषित करता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जीवन कौशल किस पर निर्भर करता है। जीवन कौशल किस पर निर्भर करता है। आप सामाजिक मापदंडों पर, समुदाय की अपेक्षाओं पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक मापदंड की बात करें या समुदाय की अपेक्षाओं की पर बात करें। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट प्रकरण या किसी कार्य के प्रति व्यक्तियों की भावनाओं, देखिए किसी विशिष्ट प्रकरण या कार्य के प्रति व्यक्ति की भावनाओं, पूर्वग्रहों, पूर्वकल्पित धारणाओं, विचारों, भय तथा विश्वासों को समग्र रूप से जो प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, ऐसा चिंतन जो किसी स्थिति में उचित प्रकार से सोचने, लाभ एवं हानियों का आकलन करने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे। ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा विधि आसान बनाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? तो डी बिल्कुल मानचित्र एवं पुस्तक, ये सभी। अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो ठीक है। मानचित्र एवं पुस्तक, नाटक एवं चित्रपट, नमूने जो है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, नेतृत्व के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? देखिए ये कूटनीति का प्रश्न है। यहाँ पे 4 शब्द लिखे गए हैं और नीचे ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही होगा देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया नेतृत्व के प्रमुख प्रकार की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो साधिकारपूर्ण नेतृत्व भी सही है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व ये भी सही है, नौकरशाही नेतृत्व ये भी सही है, तटस्थ नेतृत्व ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही हैं। तो चारों में देखिए, चारों कहीं दिया गया है? नहीं, 1 2 3, अच्छा चारों नहीं दिया गया है, इसलिए ये डी बिल्कुल सही होगा। ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक, नेतृत्व की बात करते हैं, चाहे वो प्रजा के रूप में हो या साधिकारक के रूप में हो या फिर नौकर के रूप में हो या तटस्थ के रूप में हो, सभी अपना नेतृत्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छे प्रदर्शन पर भीड़ द्वारा ताली बजाना किस प्रकार का अभिप्रेरण होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये बाह्य अभिप्रेरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा। इसमें पूछा गया है कि भय संवेग की मूल प्रवृत्ति कौन सी है? भय जो होती है यह संवेग की कौन सी मूल प्रवृत्ति है? आश्चर्य, जिज्ञासा, पलायन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पलायन की जो है मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।